अनअकैडमी लाया है कॉम्बो बैच फाउंडेशन प्लस कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर फर्स्ट एंड मैनेजमेंट, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 20 अक्टूबर 2021 से। इस कॉम्बो बैच को लीड कर रहे हैं आशमा नेगी और इंदेश प्रताप सिंह। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, जहां पे आप क्लिक करके इस बैच के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है कॉम्बो बैच फाउंडेशन प्लस कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर साइंस, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 20 अक्टूबर 2021 से। इस बैच को लीड कर रही हैं वर्षा अग्रवाल और रश्मि वेंकटेश्वर। अगर आप इस कॉम्बो बैच के लिए एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इसका भी जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां पे क्लिक करके इस बैच के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था 2021 का, उसके आंसर्स की रिलीज़ कर दिए गए हैं और बहुत सारे बच्चों ने जो है उनका क्वेश्चन है कि कुछ चीज़ों में आंसर गलत दिया हुआ है। तो मेरे पास कुछ हमारे ग्रुप से, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं। हम उन्हें देखते हैं जिन पे उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए या उसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में देखते चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ स्फैग्नम इज नॉट शेयर विद दैट ऑफ एंथोसिरोस। तो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आपको पता है ब्रायोफाइट्स में होता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा फीचर जो होता है स्फैग्नम का वो एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट से शेयर नहीं होता। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जो स्फैग्नम में हो पर वो एंथोसिरोस में एब्सेंट होता है। तो कोलोमेला पहला जो ऑप्शन है, कोलोमेला आप देखेंगे स्फैग्नम और एंथोसिरोस दोनों का फीचर है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, स्यूडोइलेटर्स जो है वो एंथोसिरोस में पाए जाते हैं। दैट मीन्स स्यूडोइलेटर्स आर एक्सक्लूसिव टू एंथोसिरोस। पर यहाँ पे मैंने क्या बताया आपसे कि स्फैग्नम का फीचर पूछा है, तो बी भी नहीं होगा। सी पे आते हैं, लार्ज बल्बस फूड विथ रुडिमेंट्री सीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन नंबर 25 का, वहाँ पे शायद आंसर, शायद क्या, मैं एक बार क्वेश्चन पेपर खोल लेता हूँ तो आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पे आंसर्स आपका दिया है, आंसर क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोइलेटर्स। और स्यूडोइलेटर्स, इलेटर्स जो है हिपेटोकॉप्सिडम में पाए जाते हैं, स्यूडोइलेटर्स एंथोसिरोटॉप्सिडम में पाए जाते हैं, और इलेटर जो होता है आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा मॉसेस में। क्या है आपका स्फैग्नम में एक मॉस है, तो जो स्यूडोइलेटर्स होते हैं ये स्फैग्नम में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आपका आंसर यही दिया हुआ है आपके आंसर की में, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लार्ज बल्बस फूड विद रुडिमेंट्री सीटा। ये जो फीचर है ये स्फैग्नम के लिए एक्सक्लूसिव है। वहीं प्रेजेंस ऑफ कोलोमेला, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोइलेटर्स और डेवलपमेंट ऑफ आर्किस्पोरियम फ्रॉम एम्फीथीशियम, ये भी जो आर्किस्पोरिया का डेवलपमेंट होता है एम्फीथीशियम से, ये भी आपका एंथोसिरोस में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो फीचर है कि लार्ज बल्बस फूट और रुडिमेंट्री सीटा, ये एक्सक्लूसिव है स्फैग्नम के लिए, और यही जो फीचर है स्फैग्नम का, ये जो है एंथोसिरोस द्वारा क्या होता है, शेयर नहीं किया जाता है। रेफरेंसेस ये हैं, यहाँ पे ये सारे पेपर्स हैं 3, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप इन पे क्लिक करके रेफरेंसेस भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि स्फैग्नम में लार्ज बल्बस फूट पाया जाता है विथ रुडिमेंट्री सीटा। ओके, तो ये इसका आंसर इन्होंने क्या किया था, गलत दिया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे कुछ प्लांट का नाम दिया था, जूट, सीसल, कॉटन और शोरगम, और इसका कुछ फाइबर के बारे में कुछ लिस्ट सेकेंड में कुछ मेंशन किया गया था। इनसे आपको करेक्टली मैच कराना था। और अगर हम देखें टेक्सटाइल फाइबर के बारे में, तो आप कॉटन को मोस्टली टेक्सटाइल फाइबर बोल सकते हैं। बास्ट फाइबर क्या होता है, जूट, ये बहुत कॉमन है। कॉटन फाइबर जो है कॉटन प्लांट से मिलता है और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। वहीं अगर हम देखेंगे कि जो आपका जूट है वो बास्ट फाइबर में आता है। बास्ट फाइबर में भी डिफाइंड एज जूट ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर सेल लेयर्स ऑफ द स्टेम्स ऑफ वेरियस पार्ट। इसमें एग्जांपल फ्लैक्स है, जूट है, हेम्प है, रेमी है या केनाफ है, इसमें आते हैं।
तो अगर मान लीजिए हम एक से मैच कराते हैं, मान लीजिए जूट, और जूट का भी टेक्सटाइल्स में यूज़ किया जाता है, मान लीजिए जूट एकदम अच्छा आपका परफेक्ट मैच होता है सेकंड वाले से, ए का सेकंड, तो आप देंगे ए का सेकंड हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, अब सीसल जैसे आपका यहाँ हो गया, सीसल किस प्लांट को बोलते थे, मैंने लिखा था यहाँ पे सीसल फाइबर, जिसे फील्ड बुश, हाँ ये आगे वैसी आगे एक प्लांट है उसको बोलते हैं सीसल। अब इसको फील्ड बुश बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये इन्होंने ब्रश फाइबर लिखा है, ब्रश फाइबर है या बुश फाइबर है ये भी क्लियर नहीं है। अब स्ट्रक्चरल फाइबर है, मान लो कॉटन में भी ये स्ट्रक्चरल फाइबर्स होते हैं, जिनके फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे इसका सीसल से, इनका लीफ से निकाला जाता है। तो दिक्कत ये है कि इनका जो भी सारा ऑप्शन है ये किसी से भी मैच इधर उधर करता ही नहीं है। जूट वाला बास्ट फाइबर है ही है, आप किससे मैच कराएंगे? एक आप ऑप्शन मैच कराते हैं तो दूसरा वाला गलत हो जाता है। ठीक, शोरगम जैसे है, शोरगम आप देखेंगे शोरगम का कोई फाइबर ये डाइटरी फाइबर होता है। अब डाइटरी फाइबर इसमें कुछ दिया नहीं है। ठीक, तो ये कुल मिला के जो इन्होंने सारे ऑप्शंस डालने हैं इसमें गलत है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। अब इसका ये भी मैंने रेफरेंसेस डाल दिया है कहाँ कहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। अ जीन कंटेन द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सही था और ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये कन्फ्यूज़न है और इसका जो आंसर दिया गया है ये सही है, मैं बताना चाहूँगा। अब कहाँ पे आपने गलत किया है, आपको क्यों ये लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत? एक्चुअली यहाँ पे देखिए डबल स्टैंडर्ड डी ने दिया है ना, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कह रहा है जो टॉप स्ट्रैंड है ये सेंस स्ट्रैंड है, और सेंस स्ट्रैंड से मतलब क्या होता है कि वो नॉन टेम्पलेट है, मतलब जो सेंस स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होता है वही हमारा मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि जो एंटी सेंस आरएनए होगा, एंटी सेंस आरएनए क्या होते हैं? ये रेगुलेटरी आरएनएज होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मैसेंजर आरएनए के, और एक्सप्रेशन को, मैसेंजर आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकते हैं, उसके ट्रांसलेशन को रोकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एंटी सेंस आरएनए है, ये जो सेंस आरएनए, सेंस आपका ये टेम्पलेट है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन जब आप देखने जाते हैं ऑप्शन में तब आप सी वाला लगा के आते हैं, आपको लगेगा हाँ ये सेंस स्टैंड है, तो जो एंटी सेंस स्टैंड होगा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट वो इसका अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि आप यहाँ पे प्राइम जो दिया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये सेंस स्टैंड है, मतलब यही सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए रहेगा। और जब आप इससे मैच कराते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले का, तब आप इस पे चले जाते हैं सी वाले पे। अब सी वाला मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री तो है, ए ज्वाइन करेगा यू से, टी ज्वाइन करेगा ए से, जी ज्वाइन करेगा सी से, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे 5 प्राइम दिया हुआ है और 5 प्राइम से 5 प्राइम नहीं करे वो मैच करेगा। जो होगा दूसरा स्टैंड वो क्या होगा, उसका एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो जब इसे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों सीक्वेंसेस रखे हैं, ऑप्शन सी के और ऑप्शन डी के। ये है आपको ऊपर वाला सेंस स्ट्रैंड और आपको लग रहा है कि ये वाला है, लेकिन क्योंकि आप ये प्राइमिंग नहीं ध्यान दे रहे हैं, जब आप डी वाले को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5 प्राइम इधर है, लेकिन जब आप इससे मैच कराते हैं ये मैच नहीं हो रहा। लेकिन आप इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो 3 प्राइम वाला इधर चला जाएगा और 5 प्राइम वाला इधर चला आएगा, तब आप देखेंगे ये जुड़ने लगेगा। ए जुड़ेगा यू से, टी जुड़ेगा ए से, जी जुड़ेगा सी से, फिर ट्रिपल टी है ट्रिपल ए से जुड़ेगा, ए जो है यू से जुड़ेगा, जी जो है सी से जुड़ेगा, और सी जो है जी से जुड़ेगा, और फिर जी सी सी जुड़ेगा सी जी जी से। तो हो गया ना, 5 प्राइम इधर आ गया, अब आप उल्टा कर दीजिए ये जुड़ जाएगा। तो इसीलिए वही है, बस आप थोड़ा सा इसके प्राइमिंग की वजह से आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसने आंसर सही दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ मैच्योर यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। कह रहा है इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कोडेन एक्सॉन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन जो है, कोडिंग इंट्रॉन्स और नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स, इसमें जो है मैच्योर यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो देखिए कोडिंग एक्सॉन्स तो रहेंगे और यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में आप देंगे यूटीआरस भी होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, वो 5 प्राइम पे और 3 प्राइम एंड पे होते हैं।
अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं जो कंफ्यूज करने वाली होती हैं, कोडिंग इंट्रॉन्स एंड नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स। प्रॉब्लम ये है कि इंट्रॉन्स का डेफिनेशन ही जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है इसका डेफिनेशन, इट इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ जीन दैट डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो कोडिंग इंट्रॉन्स कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है जहां पे कोडिंग इंट्रॉन्स हो। ऐसा हो सकता है कि इंट्रॉन्स जो हैं मैसेंजर आरएनए में रहें और होते भी हैं, ये कई सारे रिसर्च आर्टिकल है उसमें दिया गया है कि जो 5 प्राइम एंड होता है वहां पे आपका ये इंट्रॉन्स होते हैं, तो वो नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन कोडिंग इंट्रॉन्स जो होता है ये मैसेंजर आरएनए में, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में नोन नहीं है। पर आपका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में आप देखेंगे तो वहां पे दिया है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स। तो नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स ऐसा फिर तो आपको मानना पड़ेगा कोडिंग इंट्रॉन्स उसका पार्ट है, लेकिन कोडिंग इंट्रॉन्स तो कोई इंट्रॉन्स ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, तो इसलिए नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स जो होता है पार्ट होते हैं 5 प्राइम एंड पे यूजली वो पाए जाते हैं, पर कोडिंग इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी कोडिंग इंट्रॉन्स। नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी इसने गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 पे हम आते हैं। 59 पे अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी इन्होंने गड़बड़ी किया है। द फॉलोइंग फिगर शो एन इंटरप्रेटिव डायग्राम ऑफ द आरएनए डीएनए हाइब्रिड। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि ये जो डायग्राम है ये आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड है, और किसका है, यूकैरियोटिक जीन का है। यूकैरियोटिक जीन यहाँ पे लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन कोडिंग सेगमेंट हैं वो प्रोकैरियोट्स में यूजली नहीं पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक जीन होगा तो उसमें इंट्रॉन्स होगा, इंट्रॉन्स का स्प्लाइसिंग होता है, इसीलिए जो डीएनए होता है मेन और जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें डिफरेंसेस रहते हैं बिकॉज इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड आउट। अब यहाँ पे दिया है बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट। कह रहा है द आरएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड हैज नो इंट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 5 प्राइम एल लीडर सीक्वेंस लिखा है, पॉली ए टेल लिखा है, ये मतलब जो ग्रीन से बना हुआ है ये आरएनए है, और जो लंबा लंबा है ब्लैक कलर का वो डीएनए है। जब भी अगर आप आरएनए और डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, अगर जो मेन आपका डीएनए है वो लूप फॉर्म करता है, दैट मीन्स जो हमारा मैसेंजर या ये आरएनए है, मैसेंजर आरएनए ही है जो पार्ट लूप बना रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इंट्रॉन का रीजन है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए का स्प्लाइसिंग हो जाता है तो वो इंट्रॉनिक रीजन रिमूव कर दिए जाते हैं, तो केवल वही पोर्शन आरएनए के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्योंकि वो बीच बीच के सीक्वेंस उसमें है ही नहीं जो कि इंट्रॉन था, इसलिए वो लूप फॉर्म करते हैं। अब ये इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग जो है कहाँ पे हो जाती है, आपका इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग आपका न्यूक्लियस में हो जाता है। ओके, तो द मैसेंजर आरएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म हैज 7 इंट्रॉन्स, द आरएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। पहली बात तो ये आरएनए नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलीएडेनेशन है और एल सीक्वेंस है ये प्रोसेसिंग के बाद ही उसमें डाला जाता है, तो ये चीजें हो गई। तो इसमें आपका ये मैसेंजर आरएनए है और ये आइसोलेट कहाँ से किया गया है, साइटोप्लाज्म से, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है पूरा, इसके बाद ये पॉली ए टेल एडेनेशन सब कुछ हो जाता है, और वहां पे क्या होता है आपका, इसमें इंट्रॉन्स है ही नहीं। सो द मैसेंजर आरएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड हैज नो इंट्रॉन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है आपका करेक्ट ऑप्शन कि आइसोलेटेड, और यहाँ पे मतलब साइटोप्लाज्म तो आइसोलेटेड है पर वहां पे इसने बोला है कि 7 इंट्रॉन्स हैं, तो ये वाला गलत है। और जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो पहले जो मैसेंजर आरएनए रहता है उसमें देखिए 5 प्राइम यूटीआर है, फिर 3 प्राइम एलटीआर है। यहाँ पे आपको एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों देखने को मिलेंगे, और जब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है तो वहाँ पे इंट्रॉन्स स्प्लाइस हो जाते हैं, और आर लूप जो होता है कब फॉर्म होगा, ये मेन डीएनए में लूप फॉर्म होता है। और जो मैसेंजर आरएनए रहता है वो तो क्योंकि एक्सॉन है, एक्सॉन वाला पोर्शन जो करस्पॉन्ड करेगा मेन डीएनए में आपके, वहाँ से हाइब्रिडाइज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डीएनए में जहाँ से उस ट्रांसक्रिप्शन हुआ है डीएनए का, वह तो
मेन जीन में आपका इंट्रॉन भी था तो वो वहां पे लूप फॉर्म करेगा। ये इसके रेफरेंसेस मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आप आते हैं। ये था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें भी स्टूडेंट्स को डाउट है, पर जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आंसर की दिया है वो सही है। पहला ऑप्शन है कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर नॉट ससेप्टेबल टू डीएनएस। यहाँ पे देखिए पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। कह रहा है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम के वो ससेप्टेबल नहीं होते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम के वो ससेप्टेबल होते हैं डीएनएस के, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स होते हैं वो ओपन होते हैं और वहां पे आरएनए पॉलीमरेज एक्सेट्रा सब आके बाइंड करते हैं और उसका एक्सप्रेशन होता रहता है। तो ऐसे ही जो डीएनएज है वो भी वहां पे आके बाइंड कर सकता है और इसीलिए वो रीजन ससेप्टेबल होते हैं। तो ये इनकरेक्ट है। बी पे आते हैं, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग अकर्स बाय एसिटिलेशन एंड डी एसिटिलेशन ऑफ कोर हिस्टोन। अब यहाँ पे देखिए बात आई है, एक तो होता है जब एसिटिलेशन होता है तो जो हमारा वो होता है डीएनए वो क्या होता है ओपन हो जाता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन, और जब डी एसिटिलेशन होता है तब वो आप कह लीजिए जीन का साइलेंसिंग होता है। और ये जो है ये कोर हिस्टोन्स में होते हैं और ये क्रोमैटिन रीमॉडलिंग का पार्ट है दोनों। ठीक है, क्रोमैटिक रीमॉडलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए डीएनएज हाइपर सेंसिटिव साइट्स से बोलते हैं, जो पहला ऑप्शन मैंने बताया, और जो दूसरा मैंने बताया आपको कि ये देखिए हिस्टोन डी एसिटिलेजेस का काम क्या है कि वो क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं सप्रेशन का जीन एक्सप्रेशन में, और एसिटिलेशन जो है वो क्या करता है इंड्यूस करता है जीन के ट्रांसक्रिप्शन को। तो और ये क्रोमोसोम रीमॉडलिंग में आता है। ठीक, दोनों के दोनों। और अगर सी पे आते हैं, जीन साइलेंसिंग इज नॉट एन एपिजेनेटिक फिनोमेनन। तो जीन साइलेंसिंग जो है वो एपिजेनेटिक फिनोमेना के अंतर्गत आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे हेट्रोक्रोमैटिन का बनना ये सब एपिजेनेटिक चेंजेस है और उसमें जीन उससे साइलेंस हो जाता है आपका, तो ये भी गलत है। डी पे आते हैं, मिथिलेशन इंड्यूस रिप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। अब जो मिथिलेशन इंड्यूस सप्रेशन है रिप्रेशन है जीन एक्सप्रेशन का, वो भी एक तरीके का क्रोमैटिन रीमॉडलिंग है, पर यहाँ पे लिखा है डज नॉट इन्वॉल्व। तो ये ए बी और डी जो है और ए सी डी ऑप्शन गलत है। करेक्ट इसका क्या है सी बी वाला है, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग अकर्स बाय एसिटिलेशन एंड डी एसिटिलेशन ऑफ कोर हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 67 पे, क्वेश्चन नंबर 67 में यहाँ पे दिया था विच प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी बिलो क्रिटिकल लेवल। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या 67 में क्या कर रहा है कि जब जो वाटर अवेलेबिलिटी जो होता है बिलो क्रिटिकल लेवल हो जाता है तो कौन सा किस हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। ऑप्शन थे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड, और बहुत सारे बच्चों ने ऑक्सिन लगाया था और इसका आंसर की में दिया है साइटोकाइनिन, पर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों के दोनों जो है रिड्यूस होते हैं। अब देखिए पहली बात तो साइटोकाइनिन की अगर बात कर ले तो साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड का रिलेशनशिप है वो एंटागोनिस्टिक है वाटर रिलेशंस के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं। ठीक है, जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो इनहिबिशन होता है उनका एब्सिसिक एसिड से। जब वाटर वो होता है कम होता है तब एब्सिसिक एसिड बढ़ जाता है और साइटोकाइनिन उस समय रिड्यूस होता है। वैसे ही ऑक्सिन भी है जो है पेपर, कई सारे पेपर हैं जैसे डू एटल का है और ये प्रेरोस्टोवा एटल का है, इनके भी रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं कि ऑक्सिन का कंसंट्रेशन वाटर अवेलेबिलिटी जब वो होता है लो होता है तो उसमें घटता है। तो दोनों के दोनों जो है वाटर अवेलेबिलिटी जो है इसका कम होता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन इसके सही होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। हम क्वेश्चन नंबर 75 है द स्टडी ऑफ इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशंस स्पेसिएशन एंड इवोल्यूशनरी रेट्स एंड ट्रेंड्स इज कॉल्ड। कह रहा है जो हम स्टडी करते हैं इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशंस की या स्पेसिएशन की बात कर लें या अगर इवोल्यूशनरी रेट और ट्रेंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस प्रकार की टैक्सोनॉमी है। अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो आप देखेंगे जो अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी है ये लोअर आते हैं। देखिए अल्फा बीटा गामा टैक्सोनॉमी आर द 3 पीरियड्स ऑफ टैक्सोनॉमी।
अल्फा जो है इसमें बेसिक नेमिंग और कैरेक्टराइजेशन होता है स्पीसीज का, और बीटा टैक्सोनॉमी डील्स क्या करता है, जो स्पीसीज होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं उसके टाइप से। अब गामा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, इसी में हम जब हमारे पास सारा अच्छे से डेटाबेसेस हो जाते हैं तब ये इंटरा स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिएशन कैसे हुआ, इवोल्यूशनरी रेट्स क्या थे, ट्रेंड्स क्या है उनके, ये सब हम स्टडी करते हैं। गामा ओमेगा दोनों में जो भी हैं बुक्स रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं ये शो करते हैं कि गामा में तो ये आता ही आता है, लेकिन जो ओमेगा टैक्सोनॉमी है इसका भी मीनिंग यही होता है। ठीक है, ये रेफरेंसेस हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। अ स्पेसिमेन और एन इलस्ट्रेशन डिजिग्नेटेड फ्रॉम अ नॉन ओरिजिनल कलेक्शन टू सर्व एज अ टाइप व्हेन ऑल द ओरिजिनली साइटेड मटेरियल इज लॉस्ट और मिसिंग इज नोन एज। कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है। कह रहा है पहली बात तो इसमें आपका जो दो ऑप्शन दिया है वो सेम ही दिया था, होलो टाइप, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि कह रहा है एक स्पेसिमेन या जो इलस्ट्रेशन है अगर उसको डिजिग्नेट किया जा रहा है नॉन ओरिजिनल कलेक्शन से, मतलब जिस मान लीजिए कोई स्पीशीज पब्लिश हुई थी और वो ओरिजिनल कैरेक्टर जो थे उनका कुछ मटेरियल ही अब नहीं बचा है, तो अगर हम उसका कोई टाइप बनाते हैं क्या किसी स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन को लेके जो नया हो, नॉन ओरिजिनल कलेक्शन का हो, और वो टाइप की तरीके से बिहेव करता है, when all the originally cited material is lost, जब जो ओरिजिनली साइटेड जो सारे मटेरियल थे वो लॉस्ट हो जाएं या मिस हो जाएं, तब ऐसे में वो टाइप क्या कहलाता है। देखिए पहली बात, जब सारे के सारे ओरिजिनल मटेरियल आपके लॉस्ट हो चुके हैं, मिस हो चुके हैं, तब ऐसे में फिर होलो टाइप रह ही नहीं जाता है। होलो टाइप का डेफिनेशन ये होता है कोई भी स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन जो डिजिग्नेटेड किया गया हो किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा ही, मतलब ओरिजिनल कलेक्शन का होना चाहिए, उसे ही हम ऑथर ये बोलेंगे होलो टाइप। अगर नहीं है फिर वो होलो टाइप नहीं बनेगा। अगर ऑथर मान लीजिए होलो टाइप नहीं बताता है, आगे कोई साइंटिस्ट आके उन्हीं के ओरिजिनल कलेक्शन मटेरियल से कोई चीज बनाता है टाइप, तब वो लेक्टोटाइप कहलाता है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाए या मिस हो जाए तब उस समय जो टाइप बनता है उसको नियोटाइप बोलते हैं। इसमें से ऑप्शन में नियोटाइप है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा। ठीक है, ये सारे रेफरेंसेस हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलता हूँ मैं, अभी बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 7-8 क्वेश्चन, उसका मैं डिस्कस करता हूँ जल्दी, कुछ घंटों में वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।